नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। मैं रविकांत घोष जीडी गोयनका भागलपुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। एम आई ऑडिबल? जितने भी लोग हमारे साथ यहां जुड़े हैं मैं उन सबों का स्वागत करता हूं। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज मुझे बताएं क्या आप सबों को मेरी आवाज आ रही है। यस यस, ओके, थैंक यू चांदनी, श्रुति, शुभम, विभा, रोशन, रुपेश एंड सत्यम, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से अपनी डायरेक्टर मैडम, स्कूल की जो डायरेक्टर मैडम है उनका, कि उन्होंने फिर से एक अवसर मुझे दिया कि यहाँ पे एक अद्भुत पर्सनालिटी के साथ फिर से एक टॉक शो किया जाए और अपने छात्रों को, उनको जीवन में सफल बनाने के दिशा में हम एक और अपना एक योगदान दे सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार हम डिजिटली आपसे विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते रहे हैं और अलग अलग विषय पे आप सबों से चर्चा करते रहे हैं, क्विज करते रहे हैं, टॉक शो करते रहे हैं, जिससे कई छात्रों के जीवन में बहुत लाभ हुआ है। कई सारे रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमें मिलते हैं तो बताते हैं कि आप लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है, प्लीज इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो इसी कड़ी में आज, जैसा कि आप सब पहले से जान रहे हैं कि हमारे साथ एक खास मेहमान, एक बहुत ही खास व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है शरद विवेक सागर। बहुत ही यंग, डायनेमिक ऑरेटर, जबरदस्त वक्ता, जिनको पूरे देश विदेश में रिकॉग्नाइज किया गया और हाल ही में उनको अभी आपने केबीसी के सीजन में भी कई एपिसोड्स में अमिताभ बच्चन जी के साथ बतौर एक्सपर्ट आपने देखा है ऑन स्क्रीन। आज वो स्वयं हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करने से पहले उनका एक छोटा सा इंट्रो वीडियो है हमारे पास, जो मैं आप सबों को यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूं और आप सबों से अनुरोध करता हूं कि जैसे पिछली बारी भी जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका आप सबों ने बहुत ही गर्मजोशी से कमेंट्स के माध्यम से स्वागत किया था, वैसे ही कमेंट्स जारी रखिएगा और उनका स्वागत करते रहिएगा। पहले एक वीडियो के माध्यम से उनका परिचय और उनका स्वागत करते हैं। तो आप लोग सब कोई अपने कमेंट्स में उनका स्वागत करें। ये हैं हमारे साथ आज जुड़ने वाले खास मेहमान शरद विवेक सागर। शरद विवेक सागर एक भारतीय युवा आइकॉन, विश्व प्रसिद्ध उद्यमी एवं 21वीं शताब्दी के लीडर हैं, जिनके शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में किए गए कार्य एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। फोर्ब्स ने उन्हें 30 अंडर 30 सबसे प्रभावशाली उद्यमियों की सूची में शामिल किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें 21वीं सदी के 100 श्रेष्ठ इनोवेटरों में जगह दी। नोबेल पीस सेंटर ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें एक क्वींस यंग लीडर घोषित किया। रामकृष्ण मिशन ने उन्हें अपने वार्षिक कैलेंडर में चित्रित किया और भारत के प्रमुख अखबार दिव्य भास्कर ने उन्हें 21वीं सदी के विवेकानंद की उपाधि दी। सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने शरद सागर को कौन बनेगा करोड़पति के कई स्पेशल एपिसोड्स में एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया और नेशनल टेलीविजन पर खुद को शरद सागर के विचारों से प्रभावित बताया। शरद ने महज 16 साल की उम्र में सामाजिक संस्था डेक्सटरिटी ग्लोबल की शुरुआत की थी। आज डेक्सटरिटी देश भर के 65 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ती है और संगठन के बच्चों ने 50 करोड़ से भी ज्यादा की छात्रवृत्ति विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों से हासिल की है। कोरोना काल में शरद सागर के संगठन ने भारत के युवाओं के लिए 1000 इंटर्नशिप तैयार किए। नागालैंड के ओखा से लेकर केरल के कुन्नूर तक देश के 27 राज्यों एवं 310 जिलों के युवाओं को संगठन ने इंटर्नशिप के साथ कैरियर ट्रेनिंग भी प्रदान की। सामाजिक नेतृत्व के साथ वैचारिक नेतृत्व के लिए शरद सागर को संयुक्त राष्ट्र, व्हाइट हाउस, वर्ल्ड बैंक, हार्वर्ड, आईआईटी, आईआईएम एवं सरकारों द्वारा आमंत्रित एवं सम्मानित किया गया है। शरद सागर के अंग्रेजी एवं हिंदी में दिए भाषण हर साल लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। एक औसत वर्ष में शरद सागर 20 से अधिक राज्यों में 250 से अधिक प्रमुख सार्वजनिक भाषण देते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं भारत माता के सच्चे सपूत एवं नए भारत को गढ़ने वाले शरद विवेक सागर का।
सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हम तो बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। बिल्कुल, बच्चों के बीच आना, स्कूल्स के साथ बातचीत करना मुझे पसंद है और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ आज कैसी बातचीत होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया है। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सर स्टूडेंट ऑफ टुडे और लीडर ऑफ टुमारो, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आप पूरे विश्व में इस सेंटेंस को बहुत ही मजबूती के साथ इसको आप आगे लेके आ रहे हैं, छात्रों को बल देते आ रहे हैं, उनको नई दिशा दे रहे हैं। तो इस विषय पे ही आज बात करनी है और फिर बाद में फिर आपसे कुछ और सवाल भी हम लोग करेंगे। तो सर प्रकाश डालें इस पे, स्टूडेंट ऑफ टुडे लीडर ऑफ टुमारो, क्या है ये गुत्थी सर? प्लीज समझाएं सर इसको। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज जीडी गोविंद भागलपुर के इस कार्यक्रम में इंटरनेट के माध्यम से, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जिस भी प्रकार की जो भी तकनीकी गड़बड़ियां बीच में आ सकती हैं उनके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूं। डिजिटल माध्यम से हम सभी संवाद करते आए हैं पिछले कई महीनों से, और बहुत बार ऐसा होता है इंटरनेट के कारण, डिवाइस के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। काफी बेहतरीन टॉपिक चुना गया है आज, स्टूडेंट ऑफ टुडे लीडर ऑफ टुमारो। और कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है पिछले 12-13 वर्षों से अपने संगठन के माध्यम से, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के माध्यम से मैंने इसी क्षेत्र में काम किया है। और भारत के अनेक अलग अलग कोनों से अनेक छात्र छात्राएं संगठन ने तैयार किए हैं, जिन्होंने दिखाया है कि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो नेतृत्व होना चाहिए। वो समाज में किसी प्रकार से, अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपको गणित अच्छा आता हो, विज्ञान अच्छा आता हो, आप जो भी करते हो, आपके शिक्षा का लक्ष्य नेतृत्व होना चाहिए। तो स्टूडेंट लीडर ऑफ टुमारो ये काफी शानदार बात है, परंतु ऐसा नहीं है कि आप आज एक लीडर नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले कुछ मिनट में एजुकेशन और लीडरशिप, शिक्षा और नेतृत्व, और इसके बीच में एक खाई जो आज है, उस खाई को हम कैसे पाट सकते हैं, इस पर कुछ विचार रखूं। इसके बाद मैं आपके सवाल जवाब आज जो संचालन कर रहे हैं हमारे रविकांत घोष जी, मैं उनके सवाल जवाब लूंगा, और उसके बाद तब फिर हम सब वापस अपने रविवार को मनाने में लग जाएंगे। तो क्यों कहती है डेक्सटेरिटी ग्लोबल, जिस संस्था का मैं नेतृत्व करता हूँ, डेक्सटेरिटी क्यों कहती है कि हम शिक्षा से नेतृत्व तैयार करना चाहते हैं? उसका कारण यह है कि विश्व में अनेक बार जब हम बात करते हैं नेतृत्व की, परिवर्तन की, तो हमें लगता है कि नेतृत्व और परिवर्तन उन लोगों ने किया होगा टेलीविजन पर दिखते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं या जो बहुत बड़े परिवारों में पैदा हुए, सिर्फ उन्होंने किया होगा। परंतु अगर हम अपने राष्ट्र को देखते हैं और पिछले 70 साल के एक इतिहास को देखते हैं, तो इस देश में कभी एक ऐसी स्थिति थी कि हम अपने देश में हर बच्चे तक, हर परिवार तक दूध नहीं पहुंचा सकते थे। परंतु 1948 में एक लड़का मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से डेयरी टेक्नोलॉजी पढ़कर लौटता है, और वह अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी की शिक्षा को आनंद नाम के एक जगह पर गुजरात के राज्य में जाकर लगाता है, और त्रिभुवन दास पटेल के साथ मिलकर वर्गीस कुरियन काम में लगते हैं। उससे 50 साल बाद 1948 में वो लौटते हैं। 1998 में जो हमारे छोटे बच्चे जुड़े हैं, जो हिंदी में शायद इसे नहीं समझ पाए, वो 1948 में पढ़कर लौटे हैं वर्गीस कुरियन। 1998 में भारत, जो कि एक मिल्क डिफिशिएंट कंट्री था, जहां हमारे पास हर परिवार के लिए पर्याप्त दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाता था, हम 1998 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गए। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत बन गया। और कौन सा देश था जो सेकंड पर गया? वह देश अमेरिका था, जिसे छोड़कर वर्गीस कुरियन लौटे थे। और हमने अमूल के माध्यम से भारत में श्वेत क्रांति लाई, व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसके बारे में आप अपने स्कूलों में भी पढ़ते होंगे, अखबारों में देखा होगा, टेलीविजन पर सुना होगा। आप देखते हैं इसी देश में हमने कभी एक ऐसी स्थिति आई थी जब भोजन उतना पर्याप्त अन्न नहीं होते थे पर्याप्त इस देश में, और एमएस स्वामीनाथन की शिक्षा से हमने हरित क्रांति लाई। इस देश में एक ऐसी स्थिति थी जब हम बस आजाद हुए थे और सोवियत रशिया और अमेरिका को मानते थे कि दुनिया में जो भी चीज होगी वही करेंगे, सेना उनकी मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत होगी, अंतरिक्ष उनका होगा। परंतु यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1947 में पढ़कर लौटा एक लड़का विक्रम साराभाई, वो जाकर कहता है कि हम अंतरिक्ष में मजबूत हो सकते हैं, हम एक अंतरिक्ष शक्ति बन सकते हैं। और इस कारण आज अमेरिका
वो जितने पैसे में मूवीज तैयार करता है एक स्पेस मिशन के बारे में, उससे कम पैसे में हम अपना स्पेस मिशन कर लेते हैं। तो अगर आप देखें 1960-70 में हम इस देश में वाद विवाद करते थे कि अगर चीन हम पर आक्रमण करना चाहे तो हम क्या करेंगे, अगर पाकिस्तान घुसना चाहे तो हम क्या करेंगे, अगर अमेरिका या रूस हमें दबाना चाहे तो हम क्या करेंगे। परंतु हमारी आंतरिक सुरक्षा कहाँ से मिलती है? तो हमारी आंतरिक सुरक्षा रामेश्वरम में पढ़ रहे एक स्कूल के बच्चे के सपनों में मिलती है, जो आगे चलकर कलाम बनता है। कलाम से वो राष्ट्रपति कलाम, डॉक्टर कलाम, मिसाइल मैन कलाम, हर तरह से जाना जाता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो भारत को और मजबूत बनाते हैं। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई करने के क्रम में हमारे मन में यह गलत विचार बैठ जाता है कि इस देश को वो लोग चलाते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और इस देश में अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमें 9 से 5 की नौकरी करनी है। नहीं, इस देश में अगर हमने मेट्रो तैयार की है तो ई श्रीधरन जो मेट्रो मैन है, एक सिविल इंजीनियर, उसकी शिक्षा के कारण इस देश में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं बिना किसी दुर्घटना के, कम से कम दाम में और सही से सही समय में। इस देश में अंतरिक्ष की बात, दुग्ध उत्पादन की बात, हरित क्रांति की बात, सारी चीजें अगर आप देखें तो जब इस देश के युवाओं ने, किशोरों ने अपनी शिक्षा को उद्देश्य से जोड़ा और उस उद्देश्य को नेतृत्व बनाया, तब इस देश में हमने परिवर्तन किया है, तब इस राष्ट्र को हमने और मजबूत किया है। इस कारण आप जब भी बैठते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई से समाज पर एक प्रभाव हो। आपकी पढ़ाई के कारण आपका परिवार, आप जिस क्षेत्र में कार्यरत होंगे, आप जिस समाज से आते हैं, उनका सबका भला हो, सबकी उन्नति हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उन सारे लोगों को गद्दार मानता हूं जो कि बाकी लोगों के कॉस्ट पर शिक्षा पाते हैं और उसके बाद उनकी शिक्षा का कोई फायदा बाकी लोगों को नहीं होता। तो इस कारण यह आवश्यक है, आप जहां भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आपकी शिक्षा का समाज पर कोई प्रभाव होना चाहिए। आपकी शिक्षा से समाज को लाभान्वित होना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप अभी स्कूल के बच्चे हैं और इस कारण 2-3 चीजें दिमाग में रखिए। पहला है, अवसरों से जुड़े रहिए। दुनिया में कोई भी छात्रवृत्ति है, कोई भी प्रतियोगिता है, किसी भी प्रकार का सेमिनार है, कार्यशालाओं का आयोजन है, आप जरूर उसमें भाग लीजिए। क्योंकि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, अपने हुनर को और मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप अलग-अलग प्रतियोगिताओं में, अलग-अलग चीजों में अनुभव प्राप्त कर सकें। तो ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज क्या है, आप लगातार इस बात को सोचें कि आप चीजों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। स्कूल को आप और स्वच्छ कैसे बना सकते हैं, अपनी कक्षाओं में जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है शिक्षकों के साथ, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अलग अलग तरह के सवाल आप सोचते रहिए। कम उम्र से ही आप जब इस प्रकार का विचार रखते हैं तो आगे जाकर आप और मजबूती दे पाते हैं किसी भी चीज में। तो इस कारण ये कुछ चीजें दिमाग में रखने वाली हैं। बात रही मेरी कहानी की, जिसके कारण जो कुछ भी परिचय दिया गया, जो कि संभव हो पाया है, ये कहानी कोई ऐसी अद्भुत कहानी नहीं है। कुछ उसमें से हो सकता है कि ऐसी उपलब्धियां होंगी जो अद्भुत लगती होंगी, पर मेरा जीवन साधारण रहा है, मेरी यात्रा साधारण रही है। और वो कैसी रही है? मैं पहले 12 वर्ष तक कभी किसी स्कूल में नहीं गया, घर पर पढ़ता था। पिताजी जहां-जहां बैंक में कार्यरत थे, उन गाँवों में, उन छोटे शहरों में आस-पास अच्छे स्कूल नहीं थे। आपके पास तो एक काफ़ी प्यारा-सा स्कूल है। तो 12 वर्ष की आयु तक मुझे घर पर पढ़ाया-लिखाया गया और 3 तरह से शिक्षा की गई। एक, जो भी महापुरुष थे उनके विचारों से पढ़ाया, स्वामी जी, श्री रामकृष्ण देव, ऐसे लोगों के विचारों से के साथ मैं पला-बढ़ा। दूसरा था कि अखबार रोज पढ़ाए गए, रोज समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य था और अखबार उस समय एक दिन लेट आते थे, तब भी वो अखबार पढ़ने होते थे। और तीसरा, किताब कॉपी घर पर लाते थे और हमें पढ़ाया पढ़ाया जाता था। अब अखबारों को पढ़ने के बीच में मैंने देखा हमेशा कोई न कोई कहानी छपती थी। कोई बच्चा जो कि भारत का प्रतिनिधित्व किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर रहा हो, किसी को पूरी छात्रवृत्ति मिली हो, किसी बहुत ही शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से मैं ये कहानियाँ पढ़ते रहता था और मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी भाग लूँ किसी प्रतियोगिता में, मैं भी किसी पूरी छात्रवृत्ति पर कहीं पढ़ने जाऊँ। पर मैं स्कूल में नहीं था तो इस कारण इन चीजों में भाग नहीं ले सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू किया, ये कौन से अवसर हैं, किस महीने में आते हैं, कौन भाग ले सकता है। जो भी जानकारी मुझे उस खबर से मिल जाती थी, मैं वो लिख कर रखता जाता था। 12 वर्ष की आयु में मैं माताजी के साथ पटना चला आया, स्कूल में नाम लिखा गया और ये जितने भी अवसर मैंने लिखे हुए थे, वो सब एक डायरी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो गए थे। अवसरों से भरी हुई एक पुस्तिका हो गई थी और मैंने इन सारे अवसरों में भाग लेना शुरू किया। जब तक मैं 12वीं में पहुंचा, तो मैं लगभग 200 ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जीत चुका था। लगभग 6 देशों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था
और लगभग 3-4 करोड़ की छात्रवृत्ति पर मैं पूरी छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका पढ़ने के लिए मेरा चयन हुआ और मैं गया। अब ये जो उपलब्धियां थी आसपास के लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी, परंतु मैं जब वापस से लौटता था जापान से, कोरिया से, कहीं भी भारत का प्रतिनिधित्व कर कर, तो मैं दोस्तों को बता रहा था कि शहर कैसा था, सड़क कैसे थे, लोग कैसे थे, पर ये भी बताता था सवाल कैसे थे, विचार कैसे रखे लोगों ने। और मैं देखता था कि बहुत बार ऐसे सवाल होते थे जिसका जवाब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं दे पाता था, पर मेरी कक्षा में बैठा हुआ, मेरे विद्यालय में बैठा हुआ कोई बच्चा जो कि बिहार के छोटे गांवों और जिले से आता था, उसे ऐसे जवाब मालूम थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी सही नहीं कर पाया। तो मैं कहता था कि तुम्हें भाग लेना चाहिए था, परंतु मैं बहुत कम समय में ही यह समझ गया कि मैं इन मंचों पर इस कारण था क्योंकि बचपन के पहले 12 साल मैंने लिख-लिख कर इन अवसरों को अखबार से रखा हुआ था। इन अवसरों को मैंने अखबार की खबरों में खोजा हुआ था। तो मुझे मालूम था ये अवसर है, तो इस कारण मैं उनमें भाग लेता था और भाग लेता था, इस कारण जीत पाता था। ठीक इसी कारण मैंने 2008 में स्कूल में पढ़ते हुए ही डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम की संस्था की स्थापना की। डेक्सटेरिटी के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो ये मेरे इसी अनुभव से आता है कि अगर कोई भी दुनिया में अवसर हमारे किशोरों और युवाओं के लिए तैयार हुए हैं, तो उन्हें सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो दूसरा लक्ष्य संगठन का है, वह पूरी तरह नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। वह यह है कि हम कम उम्र से ही शिक्षा से नेतृत्व तैयार कर सकें। मैं जब किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता था, तो जो भी बातचीत होती थी शिक्षा पर, विकास पर, सड़कें कैसी होनी चाहिए, शुद्ध पेयजल पर, ऐसी चीजों पर युवाओं के विचार लेते थे, किशोर के विचार लेते थे। और मैं बहुत बार देखता था कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे मेरे जैसे पृष्ठभूमि से नहीं आते थे। वो बिहार के छोटे गांवों या शहरों से नहीं आते थे। वो बंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे जगहों के वर्ल्ड स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल से आते थे। और मैं ये सोचा करता था कि जिन कोई अगर बच्ची है जो राजस्थान के किसी गांव में अपनी माताजी को उसने देखा है 1.5 किलोमीटर दूर जाते हुए शुद्ध पेयजल लाने के लिए, क्या संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर जहां शुद्ध पेयजल की बात हो रही है, क्या उसकी उपस्थिति ज्यादा प्रेरणादायी नहीं होगी? क्या उसके अनुभव उस परिचर्चा को और लाभान्वित नहीं करेंगे? तो इस कारण मेरा विचार था कि हमने बहुत लंबे समय तक ये विचार किया है कि मुंबई में कोई परेशानी होगी तो मैसाचुसेट्स से कोई आकर उसे सॉल्व करेगा। मुजफ्फरपुर में कोई परेशानी होगी तो मुंबई से कोई आकर उसे सॉल्व करेगा। हमें आवश्यक है कि मुजफ्फरपुर के अंदर हम ऐसे बच्चों को तैयार करें जिनके कारण मुजफ्फरपुर का विकास हो सके, मुजफ्फरपुर में उन्नति हो सके, वहां का समाज लाभान्वित हो सके। हमें आवश्यकता है कि मुंबई के अंदर हम ऐसे बच्चों को तैयार करें जो कि मुंबई की समस्याओं का समाधान कर सके। इस कारण हमने सोचा कि हमारी शिक्षा और नेतृत्व के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। हम गांधी की बात तो करते हैं, परंतु हम गांधी को सिर्फ चश्मे से जोड़ देते हैं, सत्याग्रह से जोड़ देते हैं और एक बूढ़े फकीर से जोड़ देते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि उनकी उम्र में गांधी क्या कर रहे थे। गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के विद्यार्थी थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में तब भी था, अब भी है। और गांधी की उस शिक्षा का प्रभाव था गांधी के जीवन पर। हम पटेल की बात करते हैं, परंतु हम पटेल को लोहे से जोड़ देते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने बताना शुरू किया, रियासतों को जोड़ने का बड़ा काम पटेल ने किया था, परंतु हम ये नहीं बता पाते कि आपकी उम्र में वो क्या कर रहे थे, जब वो किशोरावस्था से निकल रहे थे, जब वो युवावस्था में आ रहे थे। मिडिल टेम्पल कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई। हम अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर को हम गरीबी और संविधान से जोड़ देते हैं। हम ये नहीं बताते कि अम्बेडकर की शिक्षा उस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय में पूरी छात्रवृत्ति पर हो रही थी। हम नेहरू की बात करते हैं, हम उन्हें प्रधानमंत्री या गुलाब से जोड़ देते हैं, चाचा से जोड़ देते हैं। हम ये नहीं बताते उनकी शिक्षा कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय में हुई। भारत में नेतृत्व की महानतम पीढ़ी, शिक्षा के कारण वो नेतृत्व तैयार हो पाया। परंतु वो शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं हो सकती। उस शिक्षा में मूल्य होने चाहिए, उस शिक्षा में राष्ट्रीयता होनी चाहिए, उस शिक्षा में संस्कार होने चाहिए और उस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए नेतृत्व। और वह नेतृत्व कैसा हो? उस नेतृत्व की बात स्वामी विवेकानंद करते हैं। वो दासस्य दासः की बात करते हैं, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स। हमारी शिक्षा ऐसी हो कि हम लोगों की सेवा कर सके। हम जिसके साथ भी काम करते हैं, हमारा लक्ष्य हो हमारे कारण वो बेहतर हो सके। जैसे शिक्षकों का लक्ष्य होता है विद्यार्थी उनसे बेहतर हो सके, किसी का भी लक्ष्य होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं इससे लाभान्वित होकर समाज आगे बढ़ सके। इसी कारण डेक्सटेरिटी इन 2 मुख्य लक्ष्यों पर काम करती है। मेरे जीवन के अनुभवों को मैंने संगठन में डाला और 2008 से लेकर अभी 2021 तक पिछले 13 वर्षों में संगठन के बच्चों ने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं की। उन्होंने नई परियोजनाएं शुरू की, नए प्रकल्प शुरू किए, जिससे वो काफी अच्छा काम समाज में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अलग अलग जगह। इसके साथ ही साथ 52 करोड़ की छात्रवृत्ति से ज्यादा इन बच्चों ने पाई। और एक जो धारणा थी, एक जो भ्रांति थी
कि केवल उद्योगपति परिवार के बच्चे, केवल राजनेताओं के बच्चे ही विदेश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ सकते हैं, इसे डेक्स्टेरिटी ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आज बिहार ही नहीं, भारत के छोटे शहरों से, छोटे गांवों से, न्यूनतम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों से आने वाले बच्चे विश्व में भारतीय विचारों को रख रहे हैं, भारतीय प्रतिभा का लोहा बनवा रहे हैं। और ये बच्चे शायद कुरियन की तरह, स्वामीनाथन की तरह, साराभाई की तरह अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व के साथ लोहा लेकर के वापस आकर भारत में अपनी शिक्षा से समाज का निर्माण करते रहेंगे, भारत के विकास में भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपकी सवाल लेना पसंद करूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि यहाँ जो भी शिक्षा हम ग्रहण करें उसमें मूल्य की बात होनी चाहिए, उसमें संस्कार होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप की बात होनी चाहिए। जो भी हमारे पुराने पूर्वज, जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं, उनको जो शिक्षा मिली वो विदेश में मिली। आपने कई सारे नाम लिए कि वो लगभग सारे जितने भी, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे नेहरू जी हों, तो क्या सर आपको लगता है ऐसा कि हमारे इंडिया की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाहर विदेशों की शिक्षा व्यवस्था की तुलना में बिल्कुल कोई उसका पैमाना किस तरह से आप देखते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल हमारी शिक्षा जहाँ पर हम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। जहाँ कमियाँ हैं, वहाँ कमियाँ हैं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आया, लगभग 12 ऐसे डिपार्टमेंट हैं पढ़ाई-लिखाई के, जिसमें भारत के मतलब लगभग 12 डिपार्टमेंट्स में टॉप 100 भारत के कुछ कॉलेजेस अब आने शुरू हो गए हैं। और ये जरूरी चीज है। शिक्षा को लेकर स्वामी विवेकानंद का एक विचार था, उसमें वो बड़े प्रेम से कहते थे, वेस्टर्न साइंस कपल्ड विद वेदांता, या वेदांतिक थॉट के साथ वेस्टर्न साइंस। तो जहां पर जैसे कुछ विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने पिछले 300-400 वर्षों का उनका अपना प्रयोग है, अपना अनुभव है, और विश्व भर के बच्चों को एक जगह लेकर आते हैं। तो भारत को अगर विश्व से लोहा लेना है, तो वो छोटे-छोटे बच्चे जब वो पहले ही एक बार बाहर रगड़ चुके होंगे विश्व भर से आने वाले बच्चों के साथ, तो उनके अंदर का जो आत्मविश्वास होगा, दुनिया को देखने का जो नजरिया होगा, वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हो सकता है। साथ ही साथ हमारी ही जो शिक्षा है, हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की। आज आप देखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा विश्वविद्यालय है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, वो छोटे क्लासरूम्स की बात करते हैं, वो डायरेक्ट एक टीचर पे 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चों की बात करते हैं। ये सारे विचार हमारे अपने हैं। हमने गूगल की शिक्षा में उसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को किया, कर सीखो। हमने छोटे के छोटे क्लासरूम सिस्टम्स रखे। हमने शिक्षा उस जमाने से हमने शिक्षा का उद्देश्य नेतृत्व बताया। अभी हाल-फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में, 100 वर्षों में, 150 वर्षों में जो भी परिवर्तन शिक्षा में आए हैं हमारे यहाँ, वो कुछ इस प्रकार के ज़रूर हुए हैं कि भई तुम 9 से 5 की नौकरी करो यहाँ से निकल कर। तो वैसी शिक्षा केवल हम नहीं दे सकते। हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जो शिक्षा हमें बताती हो कि हमें विश्व को आगे ले जाना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है। तो उस कारण वहाँ पर बिल्कुल एक अंतर दिख रहा है, एक भिन्नता है। और उसे हम समय के साथ, यही बच्चे जब पढ़कर वापस लौटेंगे, तो अच्छे-अच्छे हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रबंधन के ऐसे विश्वविद्यालयों में, ऐसे संस्थानों में जाकर और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। जी। जैसा कि सर आपने बताया कि विदेशों में जो शिक्षा हो रही है, वहां पे जब यहाँ से बच्चे जब निकलने की बात करते हैं, खास करके हम बिहार की जब बात करें, तो बिहार के बच्चे यहाँ बिहार से बाहर जब जाने की बात करते हैं, उनके अंदर प्रतिभा भरी होती है, फिर भी अंग्रेजी की बात आते ही उनके अंदर डर समा जाता है। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको हमने हिंदी में भी सुना है, उतनी ही अच्छी आप इंग्लिश भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी भाषण देते हैं। तो कैसे हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपके अंदर, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे यहाँ के बच्चे को कि अंग्रेजी कितना जरूरी है और इसकी तैयारी कैसे की जाए, कम्युनिकेशन को कैसे सुधारा जाए? नहीं, बिल्कुल यह परेशानी बहुत बार सुनने को मिलती है, और मुख्यतः हमारे राज्य के बच्चे मानते हैं कि अंग्रेजी में परेशानी होती है। उसका एक कारण भी है, मुझे लगता है। हमारे यहाँ जो अंग्रेजी के नाम पर जो स्कूल होते हैं, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो होते हैं, वो व्याकरण नहीं छूते। वो इंग्लिश ग्रामर नहीं आते, वो मानकर चलते हैं कि ये बच्चे घर पे अंग्रेजी बोलते होंगे। और मैं तो 12 वर्ष तक की आयु तक स्कूल ही नहीं गया, तो मैं घर पर अच्छी अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों हम पढ़ते थे, और हमने तीनों के व्याकरण पर खूब अच्छी पकड़ बनाने का प्रयास किया। तो हम व्याकरण पढ़कर, जो ग्रामर है उसे पढ़कर हम आगे बढ़े हैं, और लिखने का खूब अभ्यास किया, अखबारों को खूब पढ़ा। मुझे लगता है ये 3 चीजें अगर हमारे बच्चे भी करें, उन्हें व्याकरण पढ़ाया जाए, ग्रामर पढ़ाया जाए, किसी भी भाषा को जिसको सीखना चाहते हैं, उसका ग्रामर अच्छे से पढ़ाया जाए। ये नहीं माना जाए कि नहीं, ये कहानियां पढ़कर सीख जाएंगे या ये पहले से सीख कर आ रहे होंगे।
दूसरा कि अगर वो खूब लिखें, लिखने का खूब अभ्यास कराया जाए, और तीसरा वो खूब पढ़ें, तो मुझे विश्वास है कि ये वो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो, मैं तो पहली बार जब पटना आया तब मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, नहीं तो मैं अंग्रेजी में लिखता ही था केवल। आसपास कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? हमारे यहाँ वैसे संस्कार तो नहीं होते कि घर में बाकी लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो मैं अंग्रेजी में बोलूं। परंतु हम घर में व्याकरण पढ़ते थे, अनुवाद पढ़ते थे, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन करते थे। और जब पटना आए तो हमारे विद्यालय में एक नियम था कि सबको अंग्रेजी बोलना है, भले कितनी खराब अंग्रेजी बोले, परंतु बोलना है। तो वहां जाकर मैंने पहली बार अंग्रेजी बोलना शुरू किया। परंतु तब तक अंग्रेजी मजबूत हो चुकी थी, और आज ईश्वर की दया से विश्व भर में अंग्रेजी में संवाद करने का अवसर मिलता है, और शायद मैं प्रेम से वो काम कर पाता हूँ। जी, तो जैसे पूर्व में भी, पहले भी एक हमारा टॉक शो हुआ था जिसमें आनंद सर हमारे साथ जुड़े थे, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि सर क्या लगता है आपको कि अंग्रेजी कितना इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को और ग्रो करने के लिए, राष्ट्र में योगदान देने के लिए। तो उन्होंने भी बताया था कि नहीं, अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेशों कई सारी ऐसी किताबें आती हैं जो कि वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही होती हैं। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसी परिस्थिति है आज विश्व में कि अंग्रेजी का हर जगह बोलबाला है। मुझे लगता है कि हम अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को भी मजबूत कर सकते हैं। अंग्रेजी में जैसे, ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी में ही पिछले हजारों वर्षों से सारी चीजें लिखी गई। सबसे पहले बहुत सारी चीजें जो लिखी गई, हमारे वेद हमारी भाषाओं में थे। हमारे यहाँ के जो भी ग्रंथ हैं वो हमारी भाषाओं में थे। वो राजभाषा से लेकर संस्कृत तक में हो सकते हैं। परंतु क्या हुआ, जो भी भाषा बढ़ना चाहती थी उसने सारी चीज का अनुवाद करना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया। किसी ने बंगाली में अपने विचार लिखे, उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। किसी ने तमिल में विचार लिखे, उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। तो अंग्रेजी में लगभग सारी चीजें आने लग गई। परंतु आज इसी बात का भय हमें खाता है कि सारी चीजें अंग्रेजी में हैं, तो फिर हम कैसे उसे दरकिनार कर सकते हैं? बिल्कुल, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, और बाहर में तो इसकी अपेक्षा करना कि सारे लोग जानेंगे ऐसा नहीं है, कुछ रुचि के कारण पढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजी की अहमियत है, पर मुझे लगता है साथ ही साथ हमें जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्हें आगे बढ़ाने का ये काफी सरल माध्यम है कि अगर किसी ने इंग्लैंड में कोई बहुत अच्छी किताब लिखी जो पढ़ना चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, उसका बंगला में अनुवाद कर सकते हैं, उसका तमिल में अनुवाद कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी हर भाषा को लेकर अपने में अनुवाद कर लेती है, तो हम अपनी भाषाओं को समृद्ध करने के लिए हर तरह के जो विचार है विश्व के, उसे अपनी भाषाओं में भी ला सकते हैं, और उसका संप्रेषण इधर उधर हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि एक भाषा को बहुत ज्यादा महत्ता नहीं देनी चाहिए, और लगभग सबको दो भाषा तो जानने का प्रयास करना ही चाहिए। दो तीन भाषाएं बोलनी चाहिए, उससे हमारे मन मस्तिष्क पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, हम और तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए आवश्यक है। पर मैं ऐसा नहीं मानता कि एक ही भाषा को ये करें। ठीक है, नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं इसी कारण शरद बड़े जी, मैं प्रेम से आपको, हिंदी बोलता हूँ। जी जी जी, मैं बहुत इसी कारण बहुत बड़े अच्छा प्रेम से लग रहा हिंदी है बोलता हिंदी। हूँ। हमारे यहाँ एक परेशानी है, लोग हिंदी खराब बोलकर ये दिखाते हैं कि उन्हें अंग्रेजी अच्छी आती है। ओके। जैसे ये हमारे यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट है। बहुत सारे लोग हम्म जब बोलते हैं कि भाई ओ मुझे तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, मैं तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात थोड़ी ना, अपनी भाषा नहीं आनी। तो अपनी भाषा तो आनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो। चलिए, बड़े ही गौरव के साथ मैं ये आपको बता सकता हूँ और एश्योर भी करता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि कई सारे स्कूलों में ग्रामर्स नहीं पढ़ाए जाते, उनको ये लगता है कि वो सीधे आते बच्चे स्कूल इंग्लिश जानते ही होंगे। तो हम अपने विद्यालय में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं। वो जैसा भी बोले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले उन्हें फंडामेंटल सिखाते हैं, उनको ग्रामर सिखाते हैं, और हिंदी इंग्लिश के साथ साथ सर हम उनको फ्रेंच भी सिखाते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि और भी लैंग्वेजेस उनको आने चाहिए, तो हम बिल्कुल, फ्रेंच भी ये सिखाते अच्छा हैं। अभी प्रयास है। और भी लैंग्वेजेस, जी, अभी हम लोग और भी उसमें कई सारे डेवलपमेंट करने वाले हैं। इंग्लिश लैब, बजाते इंग्लिश लैब, हमारा डिजिटल लैब अभी लगने वाला है, जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल फंडामेंटल रूप से तैयार करेंगे। तो ये इस दिशा में हमारे प्रयास हमेशा पूरे देश में जीडी गोयनका का जहां जहां ब्रांच है वहां होता है, हमारे भागलपुर में भी हो रहा है। तो सर, इससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल करूं और भी आगे बढ़ूं, मैं अपने ऑडियंस से, जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने सवाल यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कुछ चुनिंदे प्रश्नों को सर से यहाँ पे जरूर लूंगा, कि जैसे कि सर बता रहे कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल जो इनकी संस्था, उसके माध्यम से करोड़ों, लाखों करोड़ों बच्चों को, करोड़ों का छात्रवृत्ति विदेशों में भी से भी मिला, और भी आगे जाने का अवसर मिला। कई सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सारे अपॉर्चुनिटीज सर ने उनको दिए हैं। तो अभी स्कूल के पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए,
क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने जो आपको नहीं पता है। अगर इन सब सवालों की लिस्ट आपके दिमाग में, जहन में है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। सर से अभी हम पूछेंगे। सर, अगला सवाल मेरा एक है जुड़ा हुआ आपके पिछले वक्तव्य से ही मैं इसको जोड़ रहा हूं। जैसा आपने अभी भी कहा कि शास्त्रों की बात करी आपने, विवेकानंद जी के बड़े फॉलोअर रहे हैं, उनके फॉलोअर हम सब कोई हैं। तो संत हैं वो, संत थे वो, उनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, और वो आध्यात्म से जुड़े हुए बात करते थे, कई सारे शास्त्रों से जुड़े हुए बात करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात हम करते हैं तो आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में जबरदस्त परिवर्तन आया है। हम पहले जीपीआरएस यूज करते थे, फिर 1G 2G 3G आते आते 4G अभी आया, और अब 5G का जमाना आ गया। और अब बच्चे भी, अब पता नहीं हमारी जो अगली जनरेशन है वो 10-20 साल में कौन सा 20G देखेगी कि पता नहीं कितना जल्दी क्या परिवर्तन आ जाएगा, ये अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में सर वो आध्यात्म से जुड़ी बातें और वो संतों की बातें आप कितना प्रासंगिक मानते हैं? इस चीजों को कैसे देखते हैं आप? 100% प्रासंगिक मानता हूँ। और अच्छा। राष्ट्रपति कलाम और प्रोफेसर प्रकाश एक बार अपने रिसर्च फैसिलिटी में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है। तो प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, और राष्ट्रपति कलाम इसके बारे में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक व्यक्ति जिसे अध्यात्म वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, दोनों उसी हॉलिडे पर जाते हैं, दोनों छुट्टियां मनाने ही जाते हैं। अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक छुट्टी मनाने जाता दूसरा जाता है। अंतर यह है कि एक जाता है 28 पीसेस बैग और बैगेज लेकर, 28 बस्ते लेकर, और एक जाता है बिना किसी बस्ते के। जो 28 बस्ते लेकर जाता है उसके लिए तो बड़ा ही दुखद, बड़ा ही कष्टदायी अनुभव होता है पूरी जगह उसे 28 बस्ते लेकर जाने हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बिना किसी बस्ते के जाता है। खैर, ये तो इसी कारण वो एक वो डिफरेंस कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वो कहते हैं प्योरिटी प्लस परफेक्शन। प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन एक्शंस, एंड परफेक्शन, परस्यूट ऑफ परफेक्शन इन व्हाटएवर यू डू। तो इसी कारण ऐसा नहीं है कि अध्यात्म अलग है और हमारा जीवन अलग है। अध्यात्म तो हमारे जीवन की प्राणवायु है। और पूरे के पूरे विश्व में स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत का विश्व में एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वो है विश्व का, भारत को अपने अध्यात्म से उत्थान करना। पर मैं बहुत ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाकर 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे छोटे बच्चे भी होंगे, वो उनके मन में भी शायद ये विचार होगा कि भाई कोई 1893 में किसी सन्यासी ने कहीं भाषण किया, हमें उससे क्या लेना देना। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण किया, कम लोग जानते हैं। आज इलॉन मस्क को लेकर लोग इतने मतलब आकर्षित रहते हैं। उस इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी का नाम जिस निकोला टेस्ला पर रखा है, स्वामी जी और निकोला टेस्ला की बातचीत हुई। स्वामी जी ने उस जमाने में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ऐसी चीजों के बारे में टेस्ला से संवाद किया, जिसको मानते हैं कि बाद में आइंस्टाइन उससे प्रभावित थे। पर निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे वर्ल्ड फेयर ऑफ शिकागो में। एकदम डॉक्यूमेंटेड बात है, ऐसा नहीं है कि मैं बनाकर बता रहा हूँ। भारत में जगदीश चंद्र बोस जैसे लोगों ने जो इन्वेंशंस किए, वो स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता ने उसे स्पेशली सपोर्ट किया। भारत में अभी हम बात करें थे रैंकिंग की, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दोनों की स्थापना भारत में इस कारण हुई क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को, वो दोनों जा रहे थे एक यात्रा में, और स्वामी जी ने जमशेदजी टाटा को कहा कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आपके पास जो इतने पैसे हैं उससे एक यूनिवर्सिटी बनाइए ताकि ये बाहर बार बार आपको नहीं जाना पड़े टेक्नोलॉजी के लिए। और इस कारण टाटाज ने उस चीज को बिल्ड किया। आज भी अगर आप IISc बैंगलोर जाएंगे, और मेरी प्रार्थना है, मतलब ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके बहुत सारे बच्चे जाएंगे, तो IISc बैंगलोर में आज भी वो लेटर रखा हुआ है, जिस लेटर के माध्यम से ये संवाद होता है उसके बाद कि ये चीज शुरू होनी चाहिए। तो शिक्षा पर स्वामी जी के विचार आज भी विश्व भर में, आज यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 नंबर 2 है, वहां एक स्वामी विवेकानंद प्रोफेसर होते हैं, मतलब नेम्ड प्रोफेसरशिप। तो इसलिए तो पर एक ये बहुत अद्भुत बात है कि स्वामी जी कैसे ये निकोला टेस्ला, जगदीश चंद्र बोस, टाटा, सबसे कैसे संपर्क में थे, राजा उनसे काउंसिल लेते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने यही कहा। उन्होंने कहा कि जिस धर्म से, जिस शास्त्र से किसी एक विधवा की आंख के आंसू नहीं पोंछे जा सकते, किसी एक अनाथ बच्चे की भूख नहीं मिटाई जा सकती, उस धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो उस धर्म की बात करते हैं, पाथ ऑफ राइटियस एक्शन। धर्म ऐसा नहीं है कि आप केवल मतलब कोई रीति रिवाज करें, वो भी कर सकते हैं। पर भारतीय जो विचार है धर्म का, वो यह है कि हम जो भी काम करते हैं
जो हमारा विद्यार्थी धर्म है, जो हमारा शिक्षक धर्म है, जो हमारा परिवार धर्म है, पुत्र धर्म है, पिता धर्म है, जो भी है, हम उसका पालन कर सकें। और स्वामी विवेकानंद ने इसी कारण कहा प्रैक्टिकल वेदांता। शुरुआत से हमें मालूम भी नहीं कि कितने हजार वर्षों से वेद हैं हमारे यहाँ, पर उन वेदों से हम क्या सीख सकते हैं, जैसे उन उपनिषदों से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में हमारा जो नेशनल मोटो है वो है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से आता है। क्या वो विचार हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि वो आध्यात्मिक विचार है या शास्त्रों से आने वाला विचार है? हमारे यहाँ जब हमारी एयरफोर्स जाती है लड़ाई लड़ने, तो उनका मोटो है नभः स्पर्शः टच द स्काईज विथ ग्लोरी। वैसे करके इतने सारे जो हमारे जो आईआईएम्स हैं जहां प्रबंधन सिखाते हैं, वहां कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कि तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडियन थॉट, जो भारतीय विचार है, वो बना ही इसीलिए। और स्वामी जी ने इसको बहुत ज्यादा जोड़ दिया कि कोई फायदा नहीं कि वेद है, उपनिषद है, अगर उसको आप एवरीडे लाइफ में नहीं लगा सकते। जैसे स्वामी जी कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांता, वेद है बहुत अच्छा है, उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे लगा सकते हैं। डायनामिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक है आप, बहुत अच्छा है, पर आपके आध्यात्मिक होने से समाज में क्या फायदा है? उन्होंने तो सन्यासियों को कहा कि गुफाओं में जाकर के केवल ध्यान धरने से कुछ नहीं होगा, समाज में रह करके समाज का उत्थान होना चाहिए विचारों के कारण। तो जैसे वो शिक्षा पर जो उनका विचार है कि अगर आप जाते हैं, शिक्षित होते हैं और आपकी शिक्षा का समाज को फायदा नहीं है, तो आप एक गद्दार व्यक्ति निकलते हैं। वो शिक्षा में अध्यात्म जब प्रवेश कर जाता है तो वो शिक्षा कलाम की शिक्षा हो जाती है, कुरियन की शिक्षा हो जाती है, श्रीधर की शिक्षा हो जाती है, साबाई की शिक्षा हो जाती है। ई श्रीधरन, मेट्रोमैन जिन्हें आप कहते हैं, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई। उन्होंने देश में पंबन ब्रिज जोड़ा, जो कि लोगों ने कहा कि ये नहीं जुड़ सकता है, रामेश्वरम को भारत से जोड़ने का जो काम था। उन्होंने भारत में दिल्ली मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, ऐसी चीजें तैयार की, कोंकण रेलवेज बिल्ड किया। उन पर एक किताब लिखी गई, तो उसे द सिविल इंजीनियर या द मेट्रोमैन नहीं कहा गया, उसे कहा गया द कर्मयोगी। सो कर्मयोगी वो क्या है कि आप अपने काम में लगे रहते हैं, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। और वैसा आप करेंगे तो स्कूल में परीक्षाओं के पहले बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, आपने अपना काम किया होगा, तो प्रेम से, शांति से वो काम करेंगे। कुछ भी करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें ना अति उत्साहित होंगे, ना अति निराश होंगे। इस कारण अध्यात्म की आवश्यकता है शिक्षा में, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में। बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने किया है। एक प्रश्न आया, हमारे मित्र हैं विजय आनंद चौधरी जी, उन्होंने लिखा है, मैं ये प्रश्न लेता हूं, आप प्लीज इसका आंसर करें। वो लिख रहे हैं कि व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट पॉलिसी और चेंजेस फॉर गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल टू बी मेड वेयर स्टूडेंट कैन फोकस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट दे कैन compete विथ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंग्लिश प्राइवेट स्कूल। क्या बताना चाहेंगे सर इस पे आप? बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है आपका। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं और विद्यालय में विषय होते हैं। हर एक चीज के लिए नीति परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। अंग्रेजी एक विषय है, वो पहले से है विद्यालय में, और हमारे शिक्षक वहां पर हैं। परेशानी यह है कि बहुत सारी जगह हमारी जो शिक्षा का स्तर है, हमारे जो शिक्षकों का भी स्तर है, बहुत जगह वो उस प्रकार से नहीं है, जो कि बड़े मन से, बड़े या तो जो योग्य हैं वो बहुत बार उपस्थित नहीं होते, और बहुत बार जो उपस्थित हैं वो योग्य नहीं होते। तो फिर वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे? इसी कारण अलग अलग राज्यों में ऐसी परेशानियां हैं। मैं अलग से किसी नीति की परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि जैसे कोई एक भाषा है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह हमारे यहाँ अंग्रेजी भी उतने प्रेम से पढ़ाना चाहिए, और ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहिए जो जानते हैं, जो पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हाँ, परेशानी कब होती? जब विषय ही नहीं होता। वो विषय तो है ही, और अगर विषय है तो उस विषय के लिए शिक्षक हैं। और पढ़ाई को अगर हम सिर्फ विद्यालय के परिदृश्य से देखें तो क्या होता है? विद्यालय है, विद्यालय में कुछ विषय होते हैं, उन विषयों को पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षक होते हैं। तो विषय तक तो है, शिक्षक भी हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं, इस कारण हमें शिक्षकों का प्रशिक्षण करना चाहिए, और इस प्रकार की थोड़ी सख्ती लानी चाहिए काम में, ताकि जो उपस्थित है वो योग्य भी हो, और जो योग्य है वो उपस्थित भी हो। बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छा सवाल नीतेश जी ने पूछा है सर, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ले रहा हूँ ये प्रश्न। कह रहे हैं कि हमें शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे हमें परफेक्शन ज्यादा आए, जिसके लिए हमें विदेश पर डिपेंड ना होना पड़े। आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति कलाम से पोरबंदर में मुझे लगता है 2004 के आसपास एक बच्चे ने पूछा था कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपने भारत को चुना, मेरी शिक्षा भारत तक रहनी चाहिए, ये वो ऐसा कुछ वो सवाल था। राष्ट्रपति कलाम ने बड़े प्रेम से कहा कि नॉलेज जो होता है
नॉलेज का कोई बाउंड्री नहीं होता, वो पूरे विश्व का जो नॉलेज है उसको हम मिला करके एक करते हैं। ग्रेविटेशन किसी और देश में अगर किसी ने पता किया तो हम थोड़े ना उसे हटा देंगे कि नहीं हम ग्रेविटेशन पे नहीं डिपेंड करेंगे, ये किसी और देश वाले ने पता किया, फिक्शन किसी और पता नहीं ये किसी और देश वाले ने किया। इसलिए नॉलेज एक है, हाँ, उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, उस ज्ञान का हम उपयोग कैसे करते हैं, उस पर निर्भर करता है। अब बात यह है कि हमारी शिक्षा ऐसा क्या बदलाव लाएं ताकि हमारे बच्चों में परफेक्शन आ सके। मुझे लगता है कि वो ताकि देश को नहीं डिपेंड करना पड़े बाहर, उसका वही कारण है। हमें अपनी शिक्षा को नेतृत्व से जोड़ना होगा। हम जब बच्चों को विज्ञान पढ़ाते तो उनके मन में ये विचार कम उम्र से दें कि तुम्हारे विज्ञान का क्या फायदा होगा समाज को, तुम इससे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। उसे सिर्फ उस पाठ्यक्रम तक ना रखे रहें। और मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा एक होती है नीति के स्तर पर और शिक्षा दूसरी होती है समाज के स्तर पर। नीति निर्धारक सबसे अच्छी नीतियां लिख सकते हैं, परंतु जिस समाज में उस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, अगर शिक्षक ये विचार लाता है एक सरकारी विद्यालय में जहां केवल बच्चियां पढ़ती हैं कि ये बच्चियां इसलिए पढ़ रही हैं ताकि 10वीं के बाद इनकी शादी हो सके, उस विद्यालय से कल्पना चावला नहीं निकलेगी। क्योंकि आपकी नीति कितनी भी अच्छी हो, आपके समाज के अंदर उस शिक्षक के मन में जो शिक्षा की परिभाषा है वह यह है कि वो शिक्षा एक माध्यम है कि इसकी शादी हो जाए। कोई बच्चा है, आपकी नीति बहुत अच्छी हो सकती है पर उसे घर पे रोज बताते हैं कि तुम्हें 20,000 रुपए कमाने, 80,000 रुपए कमाने हैं। वो जब विद्यालय जाएगा तो वो शिक्षा को उसी पृष्ठभूमि से देखेगा कि मुझे इस शिक्षा से अपने 20,000 या 80,000 रुपए निकाल लेने हैं। तो इस कारण जो नीति वाला अंश है वो हम इतना भी अच्छा लिख लें, अगर समाज किस प्रकार से उस शिक्षा को देखता है, अगर हम वो नहीं बदलते हैं तो ये परेशानी रहेगी। नीतियों के बदलने से समाज का परिवर्तन नहीं होता, समाज के परिवर्तन से नीतियों का परिवर्तन हो जाए। तो इस कारण समाज से ही शिक्षक निकल कर आते हैं, समाज से ही विद्यार्थी निकल कर आते हैं, और वो किस विचार से पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, उस विचार का बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। विजय जी थैंक यू लिख रहे हैं, सर आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। विजय जी को फिर से हम धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था। एक और प्रश्न है, नमन कुमार बादल यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी में लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा को लेकर मुख्यतः विरोधाभास दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है। जब हम हिंदुस्तान में ही हिंदी भाषा बोलकर नहीं घूम सकते हैं, हमें भाषाई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर अपनी राय बताएं। हिंदी का भारत में ही विस्तारित न होना, जिसकी वजह से लोगों को अंग्रेजी भाषा का चयन विश्व स्तरीय भाषा के रूप में करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या बताएंगे सर आप? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी हम एक राष्ट्र के रूप में इस दिशा में भी विचार कर रहे हैं। और देखिए, हमारी मातृभाषा है, ये भारत की विविधता है, और यही भारत के लिए, मतलब भारत की महानता विश्व में इसी बात में है, हमारी विविधता है। कई सारे बच्चे हैं जो बंगाली बोलते हुए जीवन शुरू करते हैं, तमिल बोलते हुए, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया। स्वामी विवेकानंद ने खुद शायद अपनी यात्रा बंगाली बोलते हुए शुरू की होगी। तो इस राष्ट्र में भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, विचार एक होता है। और विचार मतलब कि जो हमारे राष्ट्र की जो विचार यात्रा है, विकास यात्रा है, उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्रम में यह सच है, मैं ऐसा इससे इनकार नहीं करता कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां हो सकता है हिंदी से लोगों को परहेज हो, परंतु इसी मैं कह रहा था कि 2-3 भाषाएं सीखनी चाहिए। हम अपनी भाषा जान जाएं, एक हम अंग्रेजी जान जाएं, और एक और भाषा में हिंदी हो सकता है या फिर संस्कृत मूल भाषा है, वो अगर पढ़ा देते हैं तो ऐसे ही 2-4 और भाषाएं सीखने में आसानी हो जाएगी। तो इस कारण मुझे लगता है कि 2-3 भाषाएं हमें आनी चाहिए, और धीरे धीरे हम समाज में ऐसा कर सकते हैं। समाज में किसी के ऊपर हम दबाव ना डालें कि वो हिंदी पढ़े, परंतु हम इस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं, अगर हिंदी में अच्छी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं विदेशों में भी जिन्होंने हिंदी सिनेमा देखकर हिंदी थोड़ी बहुत बोलनी सीख ली है, ठीक है। तो अगर सिनेमा का इतना प्रभाव हो सकता है तो किताबों का, इंटरकल्चरल एक्सचेंज का, ऐसे ऐसे चीजों का और भी प्रभाव होगा। तो इस कारण हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हिंदी मतलब देश भर में बच्चों को 2-3 भाषा सीखने के लिए हम प्रोत्साहित कर सके, और इस क्रम में वो अच्छे प्रेम से भाषाएं उठा सकते हैं। परंतु अगर हम दबाव डालेंगे तो मुझे लगता है कि जितना आप दबाव डालेंगे उतना उसका विरोध होगा। इसे प्रेम से करना चाहिए, और ये बिल्कुल हो सकता है। जिन लोगों ने हिंदी सिनेमा देखकर सीखी है, उन्हें कोई बोलने गया था क्या कि आप हिंदी सीखना ही होगा? तो इस कारण वो वैसे चलता रहेगा। चलिए, और हिंदी भी बहुत जो लोग बढ़िया बोलते हैं जवाब। उन्हें भी 2-4 भाषाएं सीखनी चाहिए। जो हिंदी बोलते हैं उन्हें भी अंग्रेजी के अलावा एक बांग्ला बोलना सीख सकते हैं, उड़िया बोलना सीख सकते हैं। तो एक और भाषा सीखनी चाहिए, मजा आता है। ओके, एक और बच्चा ही है, उज्जवल चौरसिया, बड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछा है सर। मैं ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लाना चाह रहा हूँ। ये
आई थिंक हमारे स्कूल का ही बच्चा है, ये लिख रहा है कि हम जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो रोना क्यों आता है। जीवन में किसी भी जगह से प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। जब हम घर में इतने वर्षों तक रहते हैं, माताजी के साथ रहते हैं, पिताजी के साथ रहते हैं, छोटे या बड़े भाई-बहन के साथ रहते हैं, तो एक जो वातावरण है, उससे हमें प्रेम हो जाता है। घर की दीवारें अच्छी लगने लगती हैं, घर की खिड़कियाँ अच्छी लगने लगती हैं, घर के लोग अच्छे लगने लगते हैं और अचानक उस वातावरण से दूसरे वातावरण में ले जाकर छोड़ेंगे, तो मछली को जैसे पानी से निकाल कर कहीं और रख देते हैं, तो मछली तड़पने लगती है। परंतु उसके पास ग्रेट। चिल्लाने का कोई साधन नहीं है, रोने का कोई साधन नहीं है, परंतु आपके पास है तो आप रोने जाते हैं, आप चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये वातावरण के बदलाव में, परिवर्तन में ऐसा होता है और वो बचपन से ही नहीं, आप देखेंगे एक सिनेमा में कि लड़की की शादी होती है तो लड़की रोती है। आप समाज में देखेंगे कि लड़की रोती है, लड़की रोती है, क्यों है? क्योंकि वातावरण बदल रहा है। लड़का क्यों नहीं रोता है? क्योंकि लड़का तो अपने ही घर जा रहा है। तो इस कारण बिल्कुल। जब वातावरण में बदलाव होता है, तो हमें थोड़ा कष्ट होता है और हमारी उम्र बढ़ जाती है धीरे-धीरे, तो फिर हम उस कष्ट को सहना भी सीख लेते हैं। हम जानते हैं कि बदलाव के लिए परिवर्तन मतलब परिवर्तन आवश्यक है जीवन भर में। तो इस कारण हम धीरे-धीरे हँसना भी शुरू कर देते हैं जब चीज़ें बदलती हैं, जब स्थितियाँ बदलती हैं। जैसे अभी इंग्लैंड की टीम है, वो हार गई, वो टीम चली गई, तो रोते हुए चली गई क्योंकि टर्निंग ट्रैक थे। तो वातावरण बदलता है तो कष्ट होता है, कष्ट होता है तो हम रोते हैं। सर, एक दिव्यम भारती हमारा स्टूडेंट है, ये लिख रहा है कि रिस्पेक्टेड शरद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड सर माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बिगेस्ट फैक्टर दैट हेल्प्ड यू टू बिकम सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल। एक या 2 फैक्टर नहीं होता और मैं ऐसा कुछ सक्सेस की परिभाषा में बड़ा विश्वास नहीं करता हूँ। ये हमारे अखबारों का, पत्रिकाओं का बनाया हुआ शब्द है। मैं आंध्र प्रदेश में था, वहाँ एक छोटे बच्चे ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा था कि मैं आपके जैसा सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ और फेलियर कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? तो मैंने उस बच्चे से, उन सारे बच्चों से पूछा, स्कूल के बच्चे थे, कि अगर आपको अपने घर से नानी घर जाना हो और मैंने आपको दूरी बता दी है कि दूरी 250 किलोमीटर की है, तो आप जा सकते हैं, तो हाँ जाते हैं। 50 किलोमीटर बाद अगर गाड़ी में भूख लग जाए तो आपको रुकना पड़े, तो क्या वो आपकी फेलियर है? क्या विफलता है? नहीं, रुक कर खाना खा लेंगे। अच्छा, खाना खा लिया, क्या वो सफलता है? नहीं, वो तो एक टेम्पररी बूस्ट है। ठीक है, अगर 150 किलोमीटर पहुँचे, उसके बाद तेल खत्म हो जाता है गाड़ी का, तो क्या वो फेलियर है? नहीं, वो टेम्पररी सेटबैक है। अच्छा, तो क्या करेंगे? तेल भरवा लेंगे। तो क्या वो सक्सेस हो गया ना? नहीं, सक्सेस तो नानी घर तक पहुँचना है। तो ऐसा करके मैंने कहा कि वो 225 किलोमीटर पहुँच गए और गाड़ी पंक्चर हो गई। अब बहुत घनी रात है और दोनों तरफ जंगल है, क्या करेंगे? तो नहीं, उसे पंचर ठीक कराएँगे क्योंकि ये भी एक टेम्पररी सेटबैक है। मैंने बोला वो पंचर ठीक हो जाएगा तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा? नहीं, वो टेम्पररी बूस्ट है, मोमेंटरी बूस्ट है। तो सफलता कब मिलेगी? जब नानी घर पहुंच जाएंगे। तो इस रास्ते में हम फेलियर नहीं मानते। हम भूख लग जाने को, तेल खत्म हो जाने को, टायर पंचर हो जाने को फेलियर नहीं मानते, क्योंकि 250 किलोमीटर की यात्रा है और मंजिल मालूम है, दूरी मालूम है। जीवन में भी उसी प्रकार हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है, वहां घर से नानी घर है, पर अपने जीवन में वो जन्म से मृत्यु तक है, पर मालूम नहीं कि कितने साल रहेंगे। तो इस कारण वो फियर ऑफ द अननोन होता है और फियर ऑफ द अननोन के कारण कोई आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले बेच देता है, कोई आपको जीवन में बैठे वो बेच देता है। 10, 50, 100 तरह की चीजें रोज बिक रही हैं, यूट्यूब से लेकर बाहर तक। क्योंकि क्या है, सबको एक डर है। डर है मैं बुरा कर जाऊं तो क्या होगा, डर है हर चीज का। पर मैंने इस जीवन में सफलता को और विफलता को इसी प्रकार से लिया है कि जैसे उसमें नानी घर पहुंचना, वो 200-250 किलोमीटर की यात्रा पूरी करना और प्रेम से पूरी करना, वो सफल है। ठीक उसी तरह जब हम अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, तो फिर समाज तय करता है कि हम सफल थे या नहीं। राष्ट्रपति कलाम ने मुझे आकर नहीं बोला कि मैं सफल हूं, मुझे सफल बोलो। हमने और आपने तय किया कि उन्हें सफल बुलाएंगे, कि कोई और हमें आकर नहीं बोलता कि मुझे ईमानदार बोलो। वो समाज तय करता है, हम अपनी यात्रा तय करते हैं और समाज अपनी परिभाषा तय करता है। तो इसी कारण किसी भी क्षणिक कष्ट को विफलता मान लेना या किसी भी क्षणिक उपलब्धि को सफलता मान लेना, ये बहुत उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद इसी कारण जो छोटी बड़ी सफलताएं लोग कहते हैं, वो मैं प्रेम से शायद मैं कर पाया हूँ। क्योंकि वाजपेयी मुझे लगता है बार बार कहते थे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं हम, तो कोई भी परेशानी नहीं है।
चलते रहना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है मेरी यात्रा में, क्योंकि मुझे बहुत अति जी उत्साहित होने की भी आदत नहीं है, अति निराश होने की भी आदत नहीं है। जी। प्रेमलता शर्मा जी अभिभावक हैं और ये लिख रही हैं अपनी बेटी के लिए कि उसका मन स्टडी में नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं लगा पा रही है, कृपया सुझाव दें। क्या सुझाव देना चाहेंगे? ऐसे कई बच्चे हैं जो यहाँ सुन रहे हैं और उनके सेम सवाल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्या सुझाव देंगे सर? देखिए, मेरा जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। अगर एक छोटे बच्चे को आपकी पढ़ाई अगर एक छोटे बच्चे को आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं आती, तो आपको पढ़ाई को रोक बनाना होगा। अगर स्टडी में उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। बहुत बार होता है कि घड़ी देखकर सामने बैठकर 2 घंटे पढ़ लेने को हम पढ़ाई मानते हैं। बच्चा बैठकर पढ़ ही लेगा, पर बहुत बार उसे उसमें कुछ याद-वाद नहीं होता। कुछ भी उसके दिमाग में रिटेंशन नहीं होता, ग्रास्प नहीं होता। तो इस कारण थोड़ा हम पढ़ाई को खेल-कूद से जोड़ सकते हैं, थोड़ा मनोरंजक बना सकते हैं और बचपन में तो अधिकतर चीज़ें जो पढ़ने वाली हैं, तो वो लगभग उसी प्रकार की हैं, तो खेल-खेल में थोड़ा पढ़ाना चाहिए। हमने अनुशासन का गलत मतलब समझ लिया है पढ़ाई के मामले में। तो इस कारण पढ़ाई को जैसे छोटे बच्चों के बारे में कहते हैं, जो बच्चा जितना खिलौना तोड़ता है, वो उतना इनोवेटिव, क्रिएटिव ऐसी चीज़ें हैं। तो इस कारण मुझे लगता है थोड़ा उसे रोचक बनाना चाहिए, क्योंकि 9 साल की बच्ची है अभी, आगे और अच्छा करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहीं खत्म कर रहे हैं आज के सवालों का सिलसिला। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली। हमारे जितने भी पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पे आज शामिल हैं, उन सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक सेशन रहा है। जाते जाते सर, आपका अनुभव कैसा रहा आज का इस टॉक शो का, जीडी गोयनका परिवार के साथ जुड़ने का कैसा अनुभव रहा, प्लीज बताएं सर, और क्या संदेश देके जाना चाहेंगे यहाँ से? नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ, तब से मैं कम भाषण कर रहा था, काम में लगा हुआ था। हमने 1000 इंटर्नशिप्स प्रोग्राम तैयार किया, कोरोना का के सेवा किट्स तैयार किए, वो सब में लगा हुआ था। और जो कम भाषण कर रहा था, वो आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में, एनआईटीज़ में, जो यूजुअली सीनियर बच्चों के बीच भाषण हो रहा था। छोटे बच्चों के बीच, उनके अभिभावकों के साथ ये बातचीत का मौका काफ़ी अद्भुत था। आपने काफ़ी अच्छे से इसका संचालन किया और मेरा संदेश बच्चों को ये है कि जो भी काम कर रहे हैं, उसमें खूब आनंद लें। हम बहुत बार ऐसा होता है, हमें पिकनिक करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम पिकनिक करने केवल पिकनिक करने जाते हैं। हमें खेलना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम खेलने जाते हैं, तो हम केवल खेलने जाते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड जाते हैं। कोई उसमें अपेक्षा, आकांक्षा नहीं होती। जाते हैं, खेल खेल के लिए करते हैं। पिकनिक पिकनिक के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई पढ़ाई के लिए करना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो खूब मजा आएगा, खूब आनंद आएगा और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होगा। अगर पढ़ाई स्कूल जाएँगे, अगर कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज जाएँगे नौकरी में जाने के लिए, नौकरी में जाएँगे पैसे कमाने के लिए, तो हमेशा उस मोमेंट में नहीं रह पाएँगे, उस क्षण में नहीं जी पाएँगे। और जो व्यक्ति उस क्षण में उपस्थित नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रस नहीं ले सकता है उस चीज़ का, उस क्षण का। तो इस कारण पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए करें और खेल खेल करने के लिए करें और खूब मज़ा करें, खूब आनंद करें। अभी आप सब किशोरावस्था में हैं। मेरी ईश्वर प्रार्थना है कि आप अपनी शिक्षा में उद्देश्य को ढूँढेंगे और उस शिक्षा से नेतृत्व देंगे समाज को। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और बहुत-बहुत धन्यवाद। कभी जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा, तो मैं जीडी गोविंद का जी, भागवत आऊँगा भी और बड़े प्रेम से अपने बच्चों के साथ मिलूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से ये जो दूरी है ये खत्म हो जाए, वर्चुअल मीटिंग्स खत्म हो जल्दी और हम फिजिकली मिलें, आपको आमंत्रित करें, हमारे स्कूल के बच्चों को हम आपसे लाइव मिला सकें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। फिर हम आपसे जल्द ही मिलेंगे, ऐसी कामना करते हैं और हम अभी बच्चों को भी जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, उन सबों को भी ये चाहेंगे कि सर का धन्यवाद कर दें। वो लोग सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से लगातार आपको सर धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शरद विवेक सागर सर, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन बात बताई हमें कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता हासिल करें, पढ़ाई को कैसे रोचक बनाएं और पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी संस्थान का, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो क्या उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि सबके पीछे एक लीडरशिप हो, उसके पीछे मूल्य होना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या प्रमुख कारण क्या है, तभी आपका जो पढ़ाई है वो एक सही दिशा में उसका एक आपको रिजल्ट आपको मिल पाएगा। लगातार ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहे हैं हर कार्यक्रमों में, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ एडमिशंस चल रहे हैं, कुछ ही दिन तक और एडमिशन चलेगा, नर्सरी से लेकर 9 तक।
तो अभी जो आपके स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है, आप उसको कॉल कर लें। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक तो कॉल कर लें और पता करें कि क्या उसमें ऑफर है, क्या चल रहा है, कितने सीट्स बचे हैं। हम अगले फिर जल्द ही आपसे मिलने वाले हैं एक नए टॉक शो में। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, अभी नाम नहीं बताऊंगा। बहुत जल्द आपके साथ मिलेंगे ऐसे ही एक वर्चुअल सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें और कोरोना से बचे रहें, विभागा नहीं है। वर्चुअल क्लासेस जो चलती है उसको बाकायदा करते रहें, पूरे मन लगा के पढ़ें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।